हे नमस्कार मेरियान, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. सिंपली यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है? और आज इस चैप्टर का एपिसोड 1 है जहां पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इंट्रोडक्शन है, सेटिंग द सीन. मतलब कि इस चैप्टर में जिसके ऊपर हम लोग को मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, जो चीज़ बहुत समझने के लिए है, उसके ऊपर हम लोग उसका फाउंडेशन देंगे, ठीक है? मतलब कि आज कहानी का शुरुआत है. हम लोग कुछ कैरेक्टर्स बस इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ग्रेट. ओके, तो आज का टू डू लिस्ट ये है. क्या है यहाँ पर? हम लोग समझेंगे वाई एंड व्हाट इज, अच्छा व्हाट तो लिखे नहीं है हम यहाँ पर. Why and what is measurement. हम लोग ये समझेंगे कि मेजरमेंट होता है क्या और क्यों भैया, क्यों मेजरमेंट, क्यों. What is unit ये समझेंगे लोग. फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड सो ऑन. फिर ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, और ये प्रीफिक्सेस, बेसिक क्वेश्चंस. मतलब कि आज का जो एपिसोड है ना, बहुत एलिमेंट्री है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्लास 9-10 का इंफॉर्मेशन से आपको लगे हाँ आता है आपको, बट स्टिल एक बार देखना ज़रूरी है. एक बार सिंस हम लोग 11 शुरू कर रहे हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि हम लोग कोई भी एक सीढ़ी चढ़ना अच्छा होगा, बीच में कुछ स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जब आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ तो पूरा थरली उसको पढ़ा जाए, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए हम लोग अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं. तो चलिए हम लोग अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं. और आज का एपिसोड शुरू करने समय ना हम लोग थोड़ा प्रीवियस जो चैप्टर था, चैप्टर 1, वहाँ से एक आइडिया यूज करेंगे. और वो क्या है कि याद है आपको, हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था कि क्वालिटेटिव information is more preferred over qualitative, ठीक है? मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम लोग ये बोल रहे हैं भैया कि जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो दो तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है. एक हो गया उसका क्वालिटी के बारे में बात करना, एक उसका क्वांटिटी के बारे में बात करना. तो सिंस हम लोगों ने देखा था कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है या फिर ज्यादा इंफॉर्मेटिव है कंपेयर टू क्वालिटेटिव. इसको हम लोग फिर से एक एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं. एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं और वही पुराना चीज यूज करेंगे हम लोग, जो है हम लोग का न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? अच्छा, अगर हम इस क्या बोलते इसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बस एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट दें, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, तो वो क्या होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? सिंपली बस यही बोलता है ना, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies, BODIE bodies, is directly proportional to the product of, आप भी साथ में लिखते रहिएगा, of their masses and inversely proportional
टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। बाप रे बाप, इतना लिखेंगे लोग? पूछेंगे ओ भैया इतना लिखाओगे? इतना क्वालिटेटिव डेफिनेशन स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इतना बड़ा बात बोलना पड़ रहा है। तौबा 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 तौबा, समझ में आ रहा है? बट वही अगर हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे दें बस, या फिर ऑब्जर्वेशन बोलिए, जो बोलना चाहें आप, हम क्या बोलेंगे? बस एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को। ये एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, दोनों का सेंटर को ज्वाइन कर दे रहे हैं, इस डिस्टेंस को r बोल रहे हैं, इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2, बस खत्म खत्म। और क्या? तो यही स्टेटमेंट क्या बोलता है? बोलता है कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। अब अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, which implies force is proportional to m1 into m2 by r square। सही है? सही है। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है और इक्वल्स टू साइन से रिप्लेस करते हैं तो क्या आता है? F इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट आएगा, और यहां पे उस कांस्टेंट को नाम कैपिटल G दिया गया है, m1 into m2 by r square। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, हमने इतना बड़ा लिखा, और क्वांटिटेटिव मेजर्स में बात करें तो बस इतना ही लिखने से काम हो जा रहा है। ठीक है? एंड यहां पे हम प्रिसाइजली ये भी बताया जा सकता है कि ये दोनों बॉडी का अगर मुझे मास पता है, सेपरेशन पता है, तो इन दोनों को बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, वो प्रिसाइजली बताया जा सकता है ना? अच्छा, यहां पे जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रीवियस से समझे लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है? तो यहां से आप जी को क्या लिख सकते हो? अगर आप जी को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या लिख सकते हो? अच्छा, विल कम टू दैट लेटर ऑन, फॉरगेट इट। ये ठीक है? देखिए, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट इज प्रिफर्ड मोर ओवर द क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है? अब जैसे ही हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे दिए हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला बात, जैसे ही हमने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ये दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब मेजर करना पड़ेगा। हेंस मेजरमेंट। हेंस क्या करना पड़ेगा मुझे? जब भी हम लोग क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देंगे तो मुझे क्वांटिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? द क्वांटिटी needs to be calculated, hence measurement arises. Hence the need of measurement, MEASUREMENT। ठीक है? ठीक है। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि मेजरमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहते हैं और वो ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए अब जब वो करना है, अगर मुझे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेजरमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है? चलो इसको आप कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। और इसमें हम लोग समझ गए कि मेजरमेंट का जरूरत क्यों है। क्यों? क्योंकि मुझे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, और जैसे ही क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे एक फिजिकल अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हैशटैग एनी क्वांटिटी
any quantity on which measurement can be performed is called a physical quantity. Is called a PHYSIC physical quantity. ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे इस पेन का लेंथ कितना है वो मेजर किया जा सकता है, इसका वेट कितना है, मास कितना है वो भी मेजर किया जा सकता है, टाइम क्या हो रहा है वो भी मेजर किया जा सकता है, कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में कितना टाइम लग रहा है ये भी मेजर किया जा सकता है। तो ऐसा टाइप को क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसपे ऊपर मेजरमेंट किया जा सके उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पर वही अगर कोई बात कर रहे हैं, हाउ गुड इज दैट बॉय, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मेल, हाउ गुड इज दैट बॉय। अब गुड को कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग, वो तो क्वालिटी है, कोई क्वांटिटेटिव तो नहीं चीज है जिसको मेजर कर सके हम लोग। स्मेल क्या है, क्वालिटी है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, उसको बोलते नहीं उसको। ठीक है, पर हम लोग अभी तक ये बोले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, पर मेजरमेंट मतलब क्या होता है वो नहीं बोले हम लोग। तो चलिए मेजरमेंट मतलब समझते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट, MEASURE, व्हाट इज मेजरमेंट, कि मेजरमेंट मतलब होता क्या है। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ determining how small or large the physical quantity is in comparison to its corresponding basic reference standard, standard। ठीक है, and this basic reference standard is called unit। जी हाँ, अब आइए देखते हैं लोग, पहले समझते हैं लोग। ठीक है, कहाँ बोला स्केल का, अरे स्केल नहीं है, कोई नहीं, ठीक, कोई नहीं, चलिए ऐसे कंपेयर करता हूँ। ये कैप है, ये पेन है। ठीक है, ये कैप है, ये इसका पेन है। मुझे बताना है कि ये कितना है, ये कितना है, इसका लेंथ मेजर करना है मेरे को, और इस कैप का भी लेंथ मेजर करना है। तो कैसे मेजर करें हम, ये कैप का लेंथ मेजर करने के लिए सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कि किसके रेस्पेक्ट में मेजर करें हम, किसके रेस्पेक्ट में। मेरे पास एक रेफरेंस, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हम वहां से कंपेयर कर सकें। अच्छा, इसके टर्म्स में कितना है, अच्छा इसके टर्म्स में कितना है। तो वही अगर मुझे ये मेजर करना है, ठीक है, अगर मुझे ये पता चले कि लेंथ का स्टैंडर्ड 1 यूनिट कितना है, स्टैंडर्ड
1 यूनिट कितना होता है, लेंथ का स्टैंडर्ड 1 यूनिट कितना होता है, तब हम बता पाएंगे कि इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है। मान लीजिए स्टैंडर्ड लेंथ का 1 यूनिट इतना होता है, ठीक है, और कम कर देता है, मतलब ये लेंथ को, इतना लेंथ को स्टैंडर्ड लेंथ बोला गया है, ठीक है। अब कंपेयर करोगे, ये कितना है इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, मतलब कि जो कैप है, कैप कितना है, हाफ ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। एंड सिमिलरली अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे हम, ये कितना बड़ा है, मतलब कितना हो रहा है, 1 2 अबाउट 3 ले लेते हैं, जो साइज है पेन का वो है 3 टाइम्स द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट। कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी मुझे मेजर करना है, मुझे उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी का रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, और इसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को बोलते हैं हम लोग बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड को बोलते हैं यूनिट, ठीक है। ओके, तो चलिए ये हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, मतलब कि 1 यूनिट कितना होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो यूनिट है, यूनिट हम लोग बोल रहे हैं, यूनिट के बारे में जो नेसेसरी प्रॉपर्टीज है कि 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट ऑफ मास कितना होगा, मुझे तो नहीं पता है। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है लोग जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, मतलब एक काउंसिल है जो ये सब डिसाइड करता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट 1 यूनिट कितना होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड कितना होगा, ये लोग डिसाइड करता है, ठीक है, ठीक है। एंड सिंस सिस्टम फॉलो करता आया हुआ है, तो हम लोग बेसिकली, हम लोग के पास, हम लोग जो सिस्टम SYS, हम लोग जो यूनिट्स यूज कर रहेंगे, बहुत सारा, जब से हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं बहुत सारा यूनिट ऑफ सिस्टम्स आया है, बट मेनली 2 सिस्टम हम लोग प्रिफर करते हैं, 2 systems are used, 2 systems are used, वो क्या है, नंबर 1 है CGS, CGS क्या है एक्चुअली में, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, और दूसरा है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट, जहां पे इसको बोलते हैं हम लोग मीटर, METR, मीटर, METR, मीटर, केजी, सॉरी, मीटर, किलोग्राम, एंड देन यू हैव, एक और क्या होता है, सेकेंड, यही होता है आपका CGS में हम लोग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका लेंथ के लिए, ये मास के लिए, ये टाइम के लिए। अगर टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी उसका होता है सेकेंड, मास का ग्राम, किलोग्राम, और सेंटीमीटर, मीटर, और मेनली हम लोग SI यूनिट्स ही यूज करेंगे अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो, ठीक है, क्लियर है ना। तो फाइनली हम बोल सकते हैं therefore measure, MEASURE, measure of any physical quantity is equals to, क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू
इसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट। कोई भी अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का मेजर लिखना है वो दो पार्ट से बनता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है एंड देन फाइनली उसका यूनिट कितना है। एग्जांपल देखना है, एग्जांपल ऐसे इस मान लीजिए ये दोनों पेन को मिला दे रहे हैं, कितना यूनिट होगा, लेंथ ऑफ पेन मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो जो 5 है ये एक्चुअली ना इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग 5 इंटू 1 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया इसका यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट है, पर एक्चुअली लिखते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। एक और लेते लो, मान लीजिए मास ऑफ अभिषेक कितना होगा 68 kg। इसको लिखते कैसे एक्चुअली में, लिखते ऐसे हैं पर पढ़ते कैसे हैं मन में, 68 इंटू 1 kg। ये हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ मास, और ये हम SI यूनिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इसको समझ में आया कि नहीं आपको, नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं हम लोग। समझ में आया? अच्छा समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं हम, लेंथ ऑफ पेन है 5 सेंटीमीटर, इस कितना है मतलब कि 5 गुना ज्यादा है कंपेयर टू उसका यूनिट, जो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड है लेंथ के लिए उससे 5 गुना ज्यादा है। मास ऑफ अभिषेक कितना है 68 kg, मतलब 68 इंटू 1 kg, ये उसका मास का बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, तो 68 है, मतलब 68 टाइम्स ज्यादा है। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, सॉरी, हम यहाँ पर डिटरमाइनिंग हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू द कंपेयर ही तो कर रहे हैं कि बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड के टर्म्स वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना। और एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसका यूनिट, कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट, इसको बोलते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। और ये कैसे करते हैं हम लोग, और ये दो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग फॉलो करते हैं। मेनली हम लोग SI यूनिट ही फॉलो करेंगे अगर कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो। चलो फाइनली नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। हाँ चलो आ जाओ, अब चलिए आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, जहां पर हम लोग देखिए मेजरमेंट क्यों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, समझ गए लोग। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहाँ लिखे हम, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ये लिखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एंड हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। बेसिकली वहां पे दो टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटीज है हम लोग के पास। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, FUN, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड DERIVED, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड एंड ये फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फर्क क्या है, बस इतना सा फर्क है कि दे आर independent of other physical quantity and at the same time they cannot be defined in terms of other physical quantity। मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को ना ही हम लोग किसी के दूसरे के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, ना ही वो किसी चीज पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पे निर्भर नहीं करता है,
वो आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है, वो हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंड इसका उल्टा होगा एकदम, क्वांटिटीज derived physical quantities are those they are directly dependent on the fundamental physical quantity and at the same time are defined in terms of fundamental physical quantity, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ दिखाई तो दे रहा है, चलो कोई नहीं। ओके देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 इन नंबर है, दे आर 7 इन नंबर्स, ठीक है। चलिए ये बात करते हैं उसका, यहाँ पे लिखते हैं नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, फिर नेम के बाद उसको क्या लिखेगा, ऐसा यूनिट, ठीक है कोई बात नहीं, लिखते चलिए। नेम, सबसे पहले कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात करें हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पहला हो गया मास, MASS, मास को SI यूनिट क्या है, मास का SI यूनिट क्या है, वो है किलोग्राम, और लिखते कैसे हैं, स्मॉल kg, ठीक। मास, फिर लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको SI यूनिट है मीटर, METER, मीटर, और लिखते हैं सिर्फ स्मॉल m से, ठीक है। एक सेकंड दिखाई दे रहा है, ठीक है चलो आ जाओ, ओके। लेंथ का मीटर, टाइम का होता है फिजिकल क्वांटिटी, जो टाइम का होता है सेकंड, SECOND, और सिंपली आप चाहो तो S लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है मेरा मास, लेंथ, टाइम हो गया। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है एम्पियर, AMPERE, लिखते हैं कैपिटल A से, ठीक है। देन फिर आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिर आता है टेम्परेचर, इस फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं हम लोग केल्विन से, सिंबल में कैपिटल K। बचा 5 और 2, अच्छा पहला है, एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको डेजिग्नेट करते हैं मोल से, और लिख सिंबल है MOL। एंड फाइनली इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर लुमिनोसिटी बोल सकते हो आप, ल्यूमिनोसिटी, या फिर उसको बोलते हैं कैंडेला, CANDELA, सिंपली CD। देखिए समझ में आया कि नहीं आया इतना। मास जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका SI यूनिट किलोग्राम, लिखते kg है, लेंथ का मीटर, M, टाइम का सेकेंड, S, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, कैपिटल A, टेम्परेचर का केल्विन, कैपिटल K, अमाउंट का सब्सटेंस का मोल, MOL, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडल, अच्छा इंटेंसिटी लिख देता हूं, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD। अब आप नोटिस कर सकते हो, कभी देखिए जब हम SI यूनिट का सिंबल का बात करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल लेटर्स में होता है, पर कभी कभी कैप्स लॉक्स में भी होता है। ये डिफरेंस क्यों? इसलिए यूनिट्स का सिंबल हमेशा स्मॉल्स में लिखा जाता है, पर अगर कैपिटल में लिखा हुआ है आप समझ जाइएगा कि ये यूनिट जो है ना, कोई साइंटिस्ट को या फिर कोई फिजिसिस्ट को ऑनर करने के लिए दिया गया है। मतलब कि जो केल्विन है वो किसी का नाम रहा है तो केल्विन के लिए दिया गया है, एम्पियर
ए, वही से आता है, ठीक है, ग्रेट, ओके। अब आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे। यहाँ पे बहुत सारा अनगिनत, मेनी, पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एग्जांपल देते वेलोसिटी का, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक। एग्जांपल 1, ठीक है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये डेफिनेशन है। देयरफॉर यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये फाइनली हो जाएगा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअली में? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, मतलब कि लेंथ है, लेंथ का होता है ऐसा यूनिट मीटर। यूनिट ऑफ टाइम क्या है? ऐसा यूनिट सेकेंड, ये हो जाएगा फाइनली। आप चाहे ऐसे मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो या फिर ऐसे मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है ना। हो रहा है, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये मेरा डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इसका डेफिनेशन भी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ही है, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी का। अगर आप चाहो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी है ना, लेते हैं एक्सेलरेशन। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन। एटलीस्ट क्लास 10 से तो हम लोगों को पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है। ये होता है सिंपली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। सिंपल लैंग्वेज में बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर सिंपली वेलोसिटी बाय टाइम बोल सकते हैं हम लोग। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी बाय यूनिट ऑफ टाइम। अभी हम लोग देखें भैया कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है? मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक और सेकेंड है। ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक और करते हैं, एक और नंबर 3, फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन पता है आपको? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो यूनिट ऑफ फोर्स कितना होगा? यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सही है ना। यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ मास हम लोग एसआई यूनिट में काम करेंगे तो ये हो गया किलोग्राम, केजी, ये हो गया। अभी कैलकुलेट किया इसका हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। पर कभी कभी कोई यूनिट्स को स्पेशल नाम दिया गया है, और इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग 1 न्यूटन, जहां पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं ये यार, ठीक है, क्लियर है। कभी कभी जो यूनिट ऑफ फोर्स है, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, ऑब्वियसली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जहां पे बहुत सारा यूनिट्स है, पर उन लोगों को एक स्पेशल नाम दे दिया गया सिंपल वर्ड से, कैपिटल एन। आप कैपिटल एन लिखिए या फिर पूरा लिखिए NEWTON। आप कैप्स लॉक में कैपिटल एन लिखिए या फिर स्मॉल में न्यूटन लिखिए, आपका मर्जी है, पर ये 1 न्यूटन होता है, इतना समझ में आया। तो ये है हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंडेंट है। अगर आपको बेसिकली कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दिया जाए और आपको उसका डेफिनेशन दे दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो यूनिट निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं?
अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पता है तो यूनिट निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आपको बस ये सब चीज इंफॉर्मेशन पता हो। ये हम लोग मेनली, ठीक है छोड़ इसको, ठीक है ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। हाँ भैया देखिए, हम लोग ने देखिए अभी तक क्या बोला, दो तरह का फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो समझ गए हम लोग, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, दो कम इन क्या बोलते उसको, फंडामेंटल और डिराइव को छोड़ के और दो तरह का यूनिट है, उसको बारे में बात करते हैं हम लोग। उसको बोलते हैं सप्लीमेंटरी यूनिट्स। सप्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ कि उसको सपोर्ट कर रहा है, बस सपोर्ट कर रहा है उसको, बस उसको जिंदा रखा है खाली। देखिए समझिए, तो हो जाएगा नहीं होगा, छोड़ो। पहला हुआ एक जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, ये उसका सेंटर है, तो इस सर्कल पे मान लीजिए ये एक आर्क है, आर्क मतलब सेंटर ओ, मान लेते हैं सेंटर ओ है, सर्कल का आर्क मतलब तो पता है ना, उसका कोई पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस को आर्क बोलते हैं, ए बी, ठीक है। ये आर्क है इस सर्कल का, और ये सर्कल मान लीजिए जो आर्क है ए बी वो सेंटर पे ऐसे ज्वाइन किया गया है, तो ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रहा है थीटा। इसका मान लीजिए रेडियस है RADIUS, इसको मान लीजिए आर बोल रहे हैं, और ये आर्क है ARCR, जिसको लेंथ L बोल रहे हैं। और ये आर्क जो एंगल बनाएगा इस सेंटर पे, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल थीटा। समझ में आया? Therefore plane angle is defined as the angle subtended TDD subtended at the is defined as the angle subtended by the arc of a circle at the center of it, at the center of circle, at the center of circle। मतलब कि भैया ये जो आर्क है, what is the angle subtended by this arc at the center, उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। एंड मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली थीटा इज इक्वल्स टू, जो प्लेन एंगल थीटा है वो होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क PLANE, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। रेडियस हो गया R, आर्क हो गया L। Therefore थीटा which implies थीटा is equals to L by R। ये हो गया आपका प्लेन एंगल। याद रखिएगा आज से कि होता है आर्क बाई रेडियस। ग्रेट, ये हो गया, ठीक है। बट इफ द आर्क इज वेरी स्मॉल मतलब कि ये जो आर्क है बहुत छोटा है DL, अगर आर्क बहुत छोटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो प्लेन एंगल होगा वो क्या होगा, वो भी छोटा होगा d थीटा। अगर ये छोटा है तो ये, अरे भैया ये बड़ा है तो ये एंगल भी बड़ा है, ये आर्क बड़ा है तो, पर अगर ये आर्क को अगर हम छोटा कर दें, ये जो एंगल बनेगा वही छोटा होगा d थीटा। वही बोल रहे हैं बस कि अगर मेरा आर्क छोटा है तो एंगल छोटा होगा, which implies हो जाएगा d थीटा is equals to DL by R। d थीटा DL मतलब छोटा सा एंगल, छोटा सा आर्क, छोटा सा कुछ, ठीक है। बहुत सारा मतलब है इसका, पर अभी के लिए बस नहीं समझिए।
ठीक है, ये हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्लियर होती है। अनदर, अच्छा यूनिट कितना होगा इसका, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, नोटिस कीजिए, नोटिस कीजिए, प्लेन एंगल है आर्क बाय रेडियस। आर्क मतलब क्या है, ये भी एक तरह का लेंथ है। रेडियस क्या है, वो भी एक तरह का लेंथ है। अगर हम देखें ध्यान से तो लेंथ लेंथ तो कैंसिल हो गया। तो अगर देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, लेंथ लेंथ ऊपर से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, इसका तो कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए था। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, आर्क बाई रेडियस एल बाई आर, तो ये तो इसका ऊपर भी मीटर, अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो बचा क्या, ठन गोपाल। तो प्लेन एंगल का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर सिंस मुझे इसका बहुत जरूरत पड़ता है हम लोग को, ठीक है, तो ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है, पर मुझे इसका जरूरत पड़ता है बहुत बार, इसीलिए हम लोग ने इसको यूनिट खुद से दे दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके पास था नहीं, इसको वेंटिलेटर में बिठा के रखा गया है, जिंदा रखा गया है, क्योंकि हम लोग को जरूरत है इसका बहुत, ठीक है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसको एक्स्ट्रा प्रोटीन दे रहे हैं हम लोग जिंदा रख के, तो इसका यूनिट हम लोग नाम दिए हैं रेडियन, RADIAN, रेडियन, और लिखते हैं RAD। इसका यूनिट होता है रेडियन, लिखते हैं RAD। पर एट द बैक ऑफ योर माइंड प्लीज ध्यान रखिएगा, इसका कोई फिजिकल यूनिट नहीं है, ये जबरदस्ती यूनिट दिया गया, इसलिए बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। एंड इसमें कोई दोहराए का बात नहीं है। अनदर यूनिट क्या है, अनदर यूनिट ऑफ एंगल क्या है, बचपन में पढ़े हम लोग, बचपन में 9-10 में, अनदर यूनिट ऑफ एंगल क्या है, डिग्री, डिग्री, यही तो, ठीक है। एंड टोटल एंगल सबटेंडेड अबाउट द आर्क कितना होगा, द टोटल एंगल सबटेंडेड अबाउट द सेंटर कितना होगा, बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड यहां भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये मिनट का सिंबल है, ये 2 डबल डैश सेकेंड का सिंबल है, और ये डिग्री है, क्लियर है। और यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से अगर आपको चाहो तो आप बोल सकते हो अगर 2 पाई रेडियन इतना डिग्री है तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 2 पाई। और अगर 360 डिग्री ये रेडियन है तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 360 रेडियंस। यही से बोल सकते हो आप, जो मन चाहे बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट एक पढ़ चुके, प्लेन एंगल, एक और सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। समझते हैं क्या था एक्चुअली, पहले सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द solid angle is defined as the angle subtended by the given surface area is an angle subtended by the given surface area which is actually a part of a
sphere is defined as the angle subtended by the given surface area which is actually a part of a sphere, which is actually a part of a sphere at its center, at its center. सुनिए सुनिए पहले सुनिए क्या बोल रहा हूँ. मान लीजिए भैया ये आपके पास एक स्फीयर है, एक्चुअली में ये सर्कल दिख रहा है पर एक्चुअली में ये स्फीयर है. आपको सर्कल दिख रहा है पर एक्चुअली में एक स्फीयर है, ऐसा स्फीयर है. ठीक है, मान लीजिए. अच्छा, आपको वाटरमेलन देखे हो कभी? जब आप कभी वाटरमेलन खरीदने जाते हो तो आपको ऐसे काट के दिखाता ना, यहाँ से काटेगा ऐसे, तो काटेगा ऐसे और काट के ऐसे निकाल के दिखाएगा आपको. ठीक है, खच 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 खच, तो कैसे ऐसा बनेगा ना, ऐसा दिखता है ना वो. मतलब कि मान लीजिए एक सरफेस और स्फीयर है उसका, ऐसा कुछ होगा. ये हो गया, ऐसा है. और ऊपर से कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा. और यहाँ से भी ऐसे जाए कुछ, ऐसा कुछ बनेगा. समझ में क्या बोल रहे हैं? और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. कैसे समझाएं हम आपको? अच्छा ठीक है, देखो ये मान लीजिए एक स्फीयर है और वहां से हम लीजिए सरफेस काटा है. ठीक है, ये सरफेस कितना एंगल सबटेंड, अरे यार एक सरफेस है, ये एक सरफेस कितना एंगल सबटेंड किया है इस सेंटर पे. एक स्फीयर का पार्ट है और हमने ये सरफेस काट दिया. ये सरफेस, ये जो सरफेस है कितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. ठीक है, कुछ समझना है क्या बोल रहे हैं? देखो भैया एक और चीज से मैं कोशिश करता हूँ. एक सेकंड रुको. समझ में क्या बनाया है? मतलब ऐसे करके है ना, ये फ्लैट सरफेस है, ऊपर से ऐसे जा रहा है चारों तरफ से. यहाँ पे एक सरफेस है और ये एक पॉइंट है. यहाँ पे एक सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट है. इसका एज जो है ना, इसका एज, सारा एज से एक लाइन जा रहा है इधर. और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल ऐसे बन रहा होगा ना पेपर, ये जो एंगल ऐसे बन रहा है ना, अरे और ऊपर जाएगा तो मीट कर जाएगा. तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. समझ आया क्वेश्चन? मतलब कि यहाँ से मान लो, और नहीं पता सर, कहीं बताएंगे थोड़ा. और मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू, ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, इसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ सरफेस बाय ये जो स्फीयर है जिस पर ये सरफेस लाई कर रहा है, उसका रेडियस का स्क्वायर. ठीक है. और सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सॉरी एरिया ऑफ सरफेस कितना होता है. यूनिट में क्या होगा? अगर हम यूनिट में बात करें, एसआई यूनिट में एरिया होता है मीटर स्क्वायर, रेडियस का यूनिट मीटर स्क्वायर, ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा. मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल हम बोल रहे हैं, एक्चुअली इसका कोई यूनिट ही नहीं है, बट सिंस इसका बहुत जरूरत पड़ता है हम लोग को, देखेंगे बाद में कभी.
पर, इसलिए इसको हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट दिया है, इसको बोलते हैं, इसका यूनिट है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन लिखते हैं SR। ठीक है, अब समझ में आया ना क्या बोल रहा? बस अगर घर में कभी तरबूजा आए ना तो एक काम करना, उसको खचा 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 और उसको ऐसे निकालिएगा और फिर देखना ऐसा टाइप रहेगा। और ये बीम जहाँ पे एंगल बन रहा है ना ऐसे, ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल में है ऐसा एंगल, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, ओके, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हम यहाँ पे जगह है मेरे पास, हाँ ये मिटा रहे हैं, ये मिटा रहे हैं इसको। अब देख क्या कर रहे हैं अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट चीज जो हम बोलना चाहते हैं वो है हम लोग का ORDER ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं कि मतलब कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी measured, MESURED, measured physical quantity, if a measured MEASURED, if a measured physical quantity is expressed as मान लीजिए कुछ ऐसा PQ is equals to A times 10 to the power B, उसका जो भी यूनिट है मुझे पता नहीं है, कुछ भी यूनिट फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, तो A क्या है? A must be a real number such that A is less than 10 but greater than equals to 1। जो A एक रियल नंबर है ऑब्वियसली, जिसका वैल्यू 10 से छोटा है, 10 नहीं हो सकता है, 10 से छोटा है पर 1 से बड़ा है, 1 भी हो सकता है। एंड B क्या है? B एक इंटीजर है, INTEGER। इंटीजर मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इंटीजर है। एंड देन 10 to the power B is called the order of physical quantity, is called the order of physical quantity in the given unit, इस यूनिट में। एंड B is called the order of magnitude। ठीक है, ये एक्चुअली में ना इसको बोलते हैं, इस टाइप का एक्सप्रेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, SCIENTIFIC, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से मान लीजिए क्या बोले हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना है? 9.1 × 10 to the power -31 kg। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो नंबर है यहाँ पर A, क्या वो 10 से छोटा है? हाँ, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे B का वैल्यू क्या है? -31। हम बोल सकते हैं विच इम्प्लाइज mass of electron is of the order 10 to the power -31 kg। इसका and -31 is referred as order of magnitude। ठीक है ना, बस वही है, कुछ नहीं है। चलो इलेक्ट्रॉन चार्ज का बात करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10 to the power -19 कूलम।
मतलब अब ये जो क्वांटिटी है ये 1 और 9 के 10 के बीच में है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं यहाँ से हम कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -19 कूलम, ठीक है, एंड -19 is referred as order of magnitude। देखिए समझ में आएगी आपको, जब भी हम लोग कुछ बाद में जब आप देखोगे जब कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे ना, हम लोग इस फॉर्मेट में ही आंसर छोड़ेंगे, इस फॉर्मेट में ही आंसर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट फेज में चलते हैं हम लोग, ठीक है। लिख लिया आप लोग, मिटा रहे इसको, मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब समझने की कोशिश क्या बोलना चाहते हैं हम, जब भी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए हैं एंड साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं ना, तो हमेशा यहाँ पर ये 10 to the power कुछ फैक्टर तो रहेगा ही, 10 to the power फैक्टर तो रहेगा यहाँ पर। अब अगर हम चाहें तो ये 10 to the power जो फैक्टर है ना उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। समझ क्या हो रहा है, जब भी हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 10 to the power समथिंग, ठीक है। अगर b पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे अगर b पॉजिटिव इसको बोलते हैं मल्टीपल, अगर b नेगेटिव है सब मल्टीपल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे रिप्लेस करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, बिठा रहे हैं। मतलब कि जब भी अगर हम लोग के पास एक मेजर्ड रिजल्ट वैल्यू है एज अ पावर ऑफ 10 में, तो उसको अगर हम चाहें तो कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको बोलते हैं हम लोग SI prefixes for multiple and sub multiple of 10, ठीक है। आपको बहुत पता ही होगा पर फिर भी हम लोग एक बार अच्छे से थरली कंप्लीट कर देते हैं इसको, ठीक है। जब प्रीफिक्सेस का बात हो जाएगा आपके पास दो होता है, मल्टीपल हो सकता है, सब मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग मल्टीपल का बात कर लेते हैं, मल्टीपल का बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, मल्टीपल मतलब क्या होता है, हम इसे शुरू करते हैं, 10 to the power 1 हो सकता है, 10 to the power 2 हो सकता है, 10 to the power 3 हो सकता है, 10 to the power 4 नहीं होता है, 4 5 होता है, 6 होता है, 10 to the power 9 हो सकता है, 10 to the power 12 हो सकता है एंड 10 to the power 15 हो सकता है। और भी होता है 18 21 24 होता है, पर उस जरूरत नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग पर जाते नहीं हैं, हम लोग इसे काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 10 to the power 1 को बोलते हैं डेका, DECA, डेका लिखते हैं DA, ठीक है। 10 to the power 2 को बोलते हैं हेक्टा, हेक्टो लिखते हैं H, हेक्टा की को याद नहीं आ रहा मुझे। 10 to the power 3 प्लस 3 को बोलते हैं किलो, KILLO, किलो लिखते हैं सिंपली K। 10 to the power 6 को लिखते हैं मेगा, MEGA, इसका नोटेशन है कैपिटल M। 10 to the power 9 को बोलते हैं गीगा, GIGA, और इसको लिखते हैं कैपिटल G से, ठीक। 10 to the power 12, 10 to the power 12 को बोलते हैं टेरा, TERA, लिखते हैं कैपिटल T। 10 to the power 15 को बोलते हैं पेटा, PETA, लिखते हैं कैपिटल P, ठीक है। और इसमें से जो हम लोग को जरूरी, जिसे हम लोग डील करेंगे, वो होता है ये तीनों मेनली। ब्लू पेन नहीं मेरा, वो पॉकेट में। सब मल्टीपल्स में से जो हम लोग मैक्सिमम टाइम्स डील करेंगे वो होगा हम लोग के लिए ये चीज, ये तीनों मैक्सिमम टाइम्स काम आएगा थ्रू आउट द कोर्स।
ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी जरूरत पड़ सकता कभी नहीं पड़े, पर ये तीनों हर टाइम जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब सब मल्टीपल्स का बात करते हैं। सब मल्टीपल्स, अगर आपके पास 10 to the power -15 है, 10 to the power -12 है, 10 to the power -9, 10 to the power -6, 10 to the power -3, 10 to the power -2, 10 to the power -1, ठीक है, ठीक है। 10 to the power अगर 15 है, -15, तो उसको बोलते हैं फेम्टो, FEMPTO, फेम्टो, सिर्फ स्मॉल f से लिखते हैं। 10 to the power -12 को बोलते हैं पिको, स्मॉल p से बोलते हैं। -9 को बोलते हैं नैनो, स्मॉल n। -6 को बोलते हैं माइक्रो, MICRO, और इसका सिंबल थोड़ा अलग है, माइक्रो। टिंग टिंग टिंग, ठीक है। -3 तो पता ही आपको, मिली, स्मॉल m। अच्छा, -2 को सेंटी, CM, और -1 को डेसी, सिंपली स्मॉल d। देखिए यही है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। और जब सब मल्टीपल्स का बात आता है तो मेनली हम लोग ये ऑलमोस्ट सारा यूज करते हैं, इसमें सभी यूज करना पड़ता है। ये वाला हम लोग क्लास 12 में यूज करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने समय, ये भी 12 में है, ये सब कभी भी यूज होता है, ये मेनली सेलिब्रेटेड है। ये सब मेन डोमेन है जहाँ पे हम ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, देखो एक बार नोट डाउन करो, इसको एक बार नोट डाउन करो, ठीक है। नोट कर लिया, नोट हुआ, ओके। चलो पॉज करके नोट कर लो, आप समझ में आया ना। चलिए छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बस आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस करें आपको आइडिया हो जाए। मान लीजिए भैया आपको बोला है कि पावर इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 9 वॉट, ठीक है। पावर कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 9 वॉट है। पर ये जो 10 टू द पावर 9 मल्टीपल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गीगा लिख सकते हैं, GIGA, गीगा। इसको लिख सकते हैं हम चाहे जैसे 6.67 इंटू 10 टू द पावर 9 वाट के लिए कैपिटल W लिख सकते हैं, लोग इसको बोल सकते हैं हम डायरेक्टली 6.67 गीगा वाट। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा। अगर मान लीजिए टाइम आपको कहीं दिया हुआ है, वो है 9.2 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड मतलब ये हो जाएगा 9.2 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। और 10 टू द पावर जो -9 है वो एक सब मल्टीपल है, और इसको क्या होता है -9 का नैनो, हो जाएगा 9.2 नैनो सेकेंड। आंसर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, बस कन्वीनियंट है, लिखना पसंद है तो लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो। और थ्रू आउट द जर्नी हम लोग ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस करते रहेंगे इधर उधर, आपको ये सब फैक्टर्स पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए, सिंपल पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ A मास डेंसिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। ये 3 सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने को बोले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है या फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन सा रिलेशन में आता है, मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर ये रिलेशन आता है। तो अगर आप ये सोच लेंगे फिर काम आसान हो जाएगा। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या है, रिकॉल। मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी होता है डेंसिटी बाय, डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी
डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मान लीजिए D इज इक्वल टू m/v, देयरफॉर यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास बाय दैट ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ मास क्या होगा? SI यूनिट, हम लोग को SI यूनिट में काम करना है, तो मास का यूनिट क्या होता है? kg, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज डिफाइंड एज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब लेंथ लेंथ लेंथ, मतलब मीटर 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 हो जाएगा मीटर क्यूब, देखो इट इज इक्वल टू kg पर मीटर क्यूब। आंसर तो नहीं होगा, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, चलो ठीक है। मास डेंसिटी का ऐसा यूनिट है kg पर मीटर क्यूब। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी था, एकदम इजी था। हम लोग बस अभी हाथ बैठा रहे हैं अपना, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हम लोग को। क्लियर है? बिठा रहे हैं, ठीक है। अब आया, ये हो गया होगा। अब आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे। आप खुद ही सोचो भैया, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कौन सा फॉर्मूला में आता है, कहाँ आता है? सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आता है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो क्या बोलता है? F इज इक्वल टू G टाइम्स m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से आप G को सब्जेक्ट बनाइए, तो G क्या हो जाएगा? F इंटू r स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 इज इक्वल टू G, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ G इज इक्वल टू यूनिट ऑफ F इंटू यूनिट ऑफ r स्क्वायर डिवाइड बाई यूनिट ऑफ m, एक ही बात है, यूनिट ऑफ m1 इंटू यूनिट ऑफ m1। एक्चुअली में इतना नहीं लिखना पड़ेगा, पर बस समझो एक बार कैसे करते हैं। अप्रोच क्या है वो समझ लीजिए पहले आप। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट तो पता होना पड़ेगा, क्या होता है? न्यूटन, कैपिटल N। यूनिट ऑफ r स्क्वायर, r क्या है? लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ का क्या था? मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ m1 और यूनिट ऑफ m2 क्या है? मासेस है ना, तो kg इंटू kg स्क्वायर, तो फाइनली यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आंसर समझ में? इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है भैया, बहुत इजी है। बस आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ता है। इतना बार अब तक हम लिखे हैं, आप तो हो ही गया होगा। चलिए बढ़िया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, मूव करते हैं इस पे। क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम याद है ये कहाँ पे था? एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे था ये? याद है फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों ने कूलम्स लॉ लिखा था, कुछ कूलम्स लॉ याद आ रहा है? फ्रॉम COULOMBS, फ्रॉम कूलम्स लॉ। फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट होगा नहीं। Q1 और Q2 क्या है? चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और R क्या है? लेंथ। तो फाइन, अगर हम एप्सिलॉन को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। देयरफॉर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखते हैं अब हम, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। 1/4 मतलब 1/न्यूटन, Q1 इंटू Q2, कूलम इंटू कूलम, जो चार्ज है ना, चार्ज का यूनिट क्या था? कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। आंसर देखिए समझ में आया? बस ये रिलेशन यूज किया हम, और कुछ नहीं। और बाकी से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग को थोड़ा बहुत है ना, वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? सिंपली बोला गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। एक डे में कितना सेकेंड्स होता है और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है वो पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। 1 डे इज इक्वल टू कितना घंटा? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 24 इंटू 1 आवर। एक्चुअली ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं हम लोग इसको। तो ये 1 आवर कितना होता है? 1 आवर कितना होता है 60 मिनट्स, है ना। 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट्स। ठीक, मल्टीप्लाई कर इसको कितना हो जाएगा? एक 0 आएगा। 6 इंटू 4 24, कैरी 2, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 44, इतना मिनट्स। और आपको आंसर सेकेंड्स में चाहिए तो हम इसको बोल सकते हैं 140 इंटू 1 मिनट, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू उसका फिजिकल यूनिट। ये हो जाएगा 1400 इंटू 1 मिनट 60 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा? 2 जीरो आएगा यहाँ पर। 6 इंटू 4 24, कैरी 2, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 सेकेंड 6 इंटू 1 86400 सेकेंड्स। तो अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा? डेसिमल है नहीं तो मुझे डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 8.6400 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स। क्या ठीक है ना? ये हो जाएगा फाइनली 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 प्लस 4, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 और 9 से बीच में है, 10 के बीच में है, एंड ये 10⁴ सेकेंड्स। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ये क्वांटिटी को 1 और 10 के बीच में होना पड़ेगा, तो है ही 8, उसको भूल जाइए। फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये बी वाला वैल्यू +4। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली करके दिखाया है, पर आप जाओ डिटेल से करते हैं। 1 डे इज इक्वल्स टू 1 आवर 24 आवर्स इक्वल्स 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स विच इज इक्वल्स टू 86400 विच इज इक्वल्स टू 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4। आंसर 4। यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया ना, आप कुछ एक्स्ट्रा दिखाया ताकि अगली बार से जब आप खुद सॉल्व करो तो कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होता है, और इस सेकेंड्स का ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो आज का जो सब एपिसोड है वो बहुत बेसिक था, बहुत ज़्यादा बेसिक था। ठीक है, ताकि अब हम लोग उसके ऊपर मेहनत कर सकें। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर आज हम लोग क्या सीखा? मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, उसका नाम क्यों है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रीफिक्स एंड फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, एंड फाइनली एक दो क्वेश्चन, बस सिंपल सा क्वेश्चन कैसे कोई भी क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।